फिर एक बार जो है आपका स्वागत है। तो कल हम जहां पर रुके थे आज हमको जो है वहां से आगे जाना है। ओके, तो कल हम देख रहे थे अविद्या और किस तरह से हम उसको रोज के जीवन में ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो अविद्या जो हमें बाहर निकालकर फेंकने के लिए कही गई है उसको हम फेंक सकते हैं, है ना। क्योंकि एक वो दरवाजे की कड़ी के रूप में उसको मिला था उस एंटहिल में, और वो दिव्य पुरुष ने सुमेध को कहा था कि इसको तुरंत से फेंक देना है कुमार कश्यप के सपने में। और फिर हम देख रहे थे कि उसको फेंकने के क्या तरीके हो सकते हैं, है ना। तो पहले तो हमने देखा था, मतलब कल का जो तरीका था वो ये था कि जब आपको कोई चीज अपने अंदर से खाली करनी है ना, जैसे हमने ग्लास का उदाहरण लिया था और हमने देखा था कि उस ग्लास में जो है वो गंदा पानी भरा हुआ है ना, कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है, और हमारा काम ये है या हमारे सामने टास्क ये दिया गया है कि हमको उसको पूरी तरह से साफ पानी से भरना है। वीडियो ना बहुत सारे लोगों के ना बंद है और मैं ऐसे आगे नहीं जा सकती, मैं ऐसे बिल्कुल आगे नहीं जा सकती, मैं डब्बों के साथ बात नहीं कर सकती। अगर आपको वीडियो ऑफ रखने ना, आप सीधे सीधे मीटिंग रूम छोड़ के ना यूट्यूब के ऊपर चले जाइए और वहां आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको वीडियोस ऑन करने। होस्ट का नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन पार्टिसिपेंट्स का। मैं नहीं बोल रही हूँ कि सब लोग अपने वीडियोस ऑन रखो, हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है मुझे सामने चाहिए। मैं डब्बों को नहीं पढ़ा सकती, मैं डब्बों के ऊपर लिखे हुए नामों से बात नहीं कर सकती। तो फिर लगभग सभी लोगों ने अपने वीडियोस बंद कर दिए थे, है ना। तो अगर आपके पास वैसा कोई काम नहीं है कि आपको वीडियो बंद करने की जरूरत है, हाँ, तो जैसे आपको या तो खाना खाना है या बहुत जरूरी कुछ काम है ना, तो आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, बहुत देर बैठ के अगर आपको दर्द हो रहा है पीठ में, कुछ लेटना है और आप नहीं चाह रहे कि लोग आपको देखें, तो वो ठीक है। लेकिन कम से कम 4 या 5 या 6 लोग तो मुझे अपने सामने चाहिए जिनको मैं देख सकूं या जिनके साथ में बात कर सकूं। तो कुछ भी बोलो, वो मेरी कमजोरी है। नहीं तो क्या है ना, हम आज का क्लास बंद कर देंगे और सीधे जाके सो जाएंगे, मुझे भी अच्छा लगेगा सोना, हाँ। या फिर अगर यही है, अगर तो YouTube का ऑप्शन है, आप YouTube से भी देख सकते हैं। तो सॉरी, लेकिन अब वो यूथ क्लास में वगैरह उनको मालूम है बच्चों को, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सब कुछ इरेज और फिर से शुरू। ओके, तो कल हम ये देख रहे थे कि अविद्या को जो है किस प्रकार से जो है अपने अंदर से कम करना है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं अपने अंदर से बाहर निकालने के, और उसमें से जो है हमने ये तरीका एक देखा था कि हम एक ग्लास का उदाहरण ले रहे थे और हमने देखा था कि उसमें जो है कीचड़ वाला पानी भरा है, हाँ, और हमारे सामने काम ये है या टास्क ये दिया गया है कि वो कीचड़ वाला पानी हमको पूरी तरह से खाली करके उसमें साफ पानी भरना है। और हम इस तरह से देख रहे थे कि वो कीचड़ वाला पानी जो है वो अविद्या है, और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम सीधे सीधे उस ग्लास को ऐसे पकड़ सके और वो पानी बाहर फेंक सके। ऐसा कोई तरीका हमारे पास नहीं है ना। तो फिर ऐसे में क्या करते, तो स्कूल में जब आप गए होंगे तो ये बहुत बार आपने प्रयोग किया होगा, ये एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा, क्योंकि स्कूल के बच्चों को पूछते हैं कैसे करेंगे तो वो तुरंत जवाब देते हैं। तो क्या करना पड़ता है ना, वो जो ग्लास जिसमें आधा कीचड़ वाला पानी भरा हुआ है उसमें आपको साफ पानी डालते रहना पड़ता है। और जब आप साफ पानी उसमें डालते रहते हैं तो क्या होता है ना कि एक समय ऐसा आ जाता है कि वो कीचड़ वाला पानी जो है पूरी तरह से ग्लास में से बह जाता है, और फिर उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ साफ पानी रहता है। ये आप करके देखो अपने घर में, बहुत सारी चीजें आपको नहीं लगेगी, हाँ, लेकिन ये भी उतना ही सच है।
कि जितना कीचड़ वाला पानी आपको हटाना है उससे कई गुना ज्यादा, हाँ, 3 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा, 15 गुना ज्यादा आपको साफ पानी डालना पड़ेगा। तो अगर अविद्या को आपको अपने अंदर से हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको प्रज्ञा को धीरे धीरे करके जानबूझ के विकसित करना पड़ेगा। या अगर अविद्या को हम ये कह रहे हैं कि आंतरिक स्पष्टता की कमी है, तो फिर आपको जानबूझकर जो है वो स्पष्टता को विकसित करते रहना पड़ेगा। हाँ, और एक समय फिर ऐसा आ जाएगा कि वो स्पष्टता जैसे जैसे विकसित होती जाएगी तो ये जो आंतरिक अस्पष्टता है ये धीरे धीरे कम भी हो जाएगी। कल हमने वो भी देखा था कि एक ही समय में लाइट, फैन और मेरा कंप्यूटर और जूम और यूट्यूब में चालू नहीं कर सकती अगर, तो मैंने एक एक करके चालू करती हूँ और फिर एक समय में इस क्षण में, आज भी वही किया ना मैंने, आके रूम में लाइट चालू किया, फैन चालू किया, उसके बाद कंप्यूटर चालू किया, उसके बाद जूम चालू किया और उसके बाद में यूट्यूब चालू किया। लेकिन अभी इस वर्तमान क्षण में क्या है ना कि ये सारी चीजें कार्यरत है, सारी चीजें ऑपरेशन में है। हाँ, तो उसी तरह से अगर स्पष्टता को विकसित करना है तो स्पष्टता के आंतरिक स्पष्टता वाली जागृति के जो 5 पहलू है वो हमको एक एक करके विकसित करने पड़ते हैं, जो आपको सबसे करीब लगता है। जैसे मुझे, मेरा जो स्वभाव है, मुझे सबसे करीबी ये लगता है कि चीजें बिना मिलावट के जैसी है वैसी देखो, और फिर बाद में एक जैसा देखना, बारीकियां देखना, खासियत देखना और चीजों की सच्चाई देखना, ये अपने आप धीरे धीरे उसके पीछे आ जाता है। लेकिन मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे जो पहलू सबसे अपने करीबी लगता है वो है कि चीजें जैसी है वैसी उसको देखना। तो मैंने वहां से शुरू की थी अपनी प्रैक्टिस, मैंने अपनी प्रैक्टिस वहां से शुरू की और फिर धीरे धीरे जब मैंने चीजों को जैसी है वैसी देखना शुरू किया तो उनका और मेरा सरीकापन भी मुझे नजर आने लगा। और जब मैं उनका और अपना सरीकापन देखने लगी तो उनकी जो बारीकियां है, हाँ, माइन्यूट डिटेल्स जो है, फिर चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे चीजें हो या कुछ भी हो, ये भी मुझे नजर आने लगी। और जब मैं बारीकियों को बारीकी से देखने लगी तो मुझे लोगों की, चीजों की खासियत भी मुझे नजर आने लगी कि अरे हाँ, ये बंदा इसमें खास है और ये बंदा इसमें खास है। तो मैं किसी को भी कम या ज्यादा आंक नहीं सकती, क्योंकि उसकी खासियत जिस क्षेत्र में है वो तो उसमें स्पेशल है और उसको तो उसका वो एप्रिसिएशन मुझे देना ही पड़ेगा या करना ही पड़ेगा। और जब मैं वो भी देखने लगी तो मैं वो सच्चाई भी उनकी जो है एक साथ देखने लगी। फिर धीरे धीरे इस तरह से एक दिन क्या होगा ना कि जागृति के जो सारे पहलू हैं मेरे अंदर एक साथ काम करने लगेंगे। अभी नहीं कर रहे, अभी भी मैं आपके तरह ही प्रैक्टिशनर हूँ और अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने लेकिन अपना अनुभव बता रही हूँ कि मेरे स्वभाव के अनुसार मुझे लगा कि चीजें जैसी है वैसी देखना मुझे आसान जाता है, सरल जाता है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगी। तो इससे क्या होगा ना, एक आंतरिक मेरी अस्पष्टता जो है स्पष्टता के विकसित होने से कम होती जाएगी। ये एक तरीका है, जो तरीका हम कल देख रहे थे। क्योंकि भवचक्र में भी अविद्या का साइन कैसे, चित्र कैसे बनाया है ना, एक आदमी है और चश्मा लगा के, वो काले कलर का चश्मा है, वो अंधा आदमी दिखाया गया है। और वो अंधा क्यों है? वो अंधा नहीं है, वो अंधा है चीजों की वास्तविकता के प्रति। उसके पास आंखें हैं, हाँ, वो देख भी रहा है, लेकिन वो चीजों की वास्तविकता को नहीं देख रहा है। हाँ, वो उसके काले चश्मे में से देख रहा है, तो फिर उसको सारी चीजें वैसी दिखाई दे रही है जैसी देखने के लिए उसको ट्रेन किया गया है। हाँ, अभी ये विकास जो है ना, ये मुस्लिम है, तो मैं जब भी उसको देखती हूँ ना तो मैं वो विकास को नहीं देखती हूँ, वो मुझे मुस्लिम नजर आता है, मैं मुसलमान को देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधी हूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, निश्चित ही मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ,
लेकिन क्या देख रही हूं ना, मैं विकास को नहीं देख रही हूँ, मैं आदमी को नहीं देख रही हूँ, मैं लड़के को नहीं देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मुसलमान को देख रही हूँ। और फिर उस ट्रेनिंग के अनुसार मेरी आदतें भी तय है कि फिर अगर ये मुसलमान है तो फिर इसके साथ व्यवहार किस प्रकार से करना चाहिए। तो ये जैसे ही सामने आएगा ना, तो मैं इसको कभी भी जय भीम नहीं बोलूंगी, इसको कभी भी नमस्ते नहीं बोलूंगी। और अगर मुझे खुद को ना आदाब या सलाम वालेकुम बोलना ऑड लगता है ना, तो मैं सीधे सीधे क्या बोलती हूँ ना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलती हूँ। तो मैंने जिस तरह से व्यक्ति को देखा उसी तरह से फिर मेरा आगे का व्यवहार तय हुआ। और भवचक्र के संदर्भ में कुछ लोगों को भवचक्र से जोड़ने की बहुत इच्छा है, मुझे एक मैसेज आया था। तो अगर भवचक्र के संदर्भ में आप देखते हैं तो फिर उस अविद्या के आधार पे आपके संस्कार निर्माण होते हैं। और सीधी सादी भाषा में कि जैसा आपने देखा फिर उस आधार पे आपके व्यवहार करने की आदतें जो है वो निर्माण होती। तो फिर जब भी विकास सामने आया तो मैंने तुरंत अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से देखा कि ये मुसलमान है, और फिर या तो फिर ये आतंकवादी है, इससे बात ही मत करो, इससे दूर रहो, या तो फिर इसको ग्रीट करना है तो फिर इसको सलाम वालेकुम बोलो, या तो फिर इसको व्हाट्सएप में बधाई देनी है तो फिर इसको जो है वो गणपति की मत दो, हाँ इसको दिवाली की मत दो, लेकिन इसको ईद मुबारक बिल्कुल करो। तो क्यों उसको हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली या 14 अप्रैल की शुभकामनाएं नहीं दी जा सकती? क्यों उसको बाबा साहब के वीडियो फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते? हम नहीं करते। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि एक अविद्या में से मैंने देखा, एक चश्मे से मैंने देखा, और फिर उसके ऊपर मेरी आदतें तय हुई। और ये जो आदतें हैं मेरे विज्ञान ने, क्योंकि उसका काम है डेटाबेस स्टोर करने का, उसका काम है लिंक करने का, लिंकिंग कॉन्शियसनेस का, ये सब हम अविद्या और प्रज्ञा की पढ़ाई में देख चुके हैं ना। तो फिर वो स्टोर करता है, और फिर अगली बार है ना सुशील आता है, और मैं फिर देखती हूँ सुशील ने जो है सफेद टोपी पहन के रखी है वो क्रोशा की, और फिर वो कुर्ता पहन के रखा है, और फिर वो नहीं क्या उनका 3/4 ऐसा वो पजामा होता है। तो मेरे को तुरंत पता चल जाता है कि क्योंकि मैंने विकास को उस तरह से देखा है, तो उसको उस तरह से देखा है, सुशील को इस तरह से देख रही हूँ। तो कोई मुझे बताए नहीं बताए, मुझे पता चल जाता है कि यार सुशील भी मुसलमान है, और फिर सुशील के साथ जिस तरह से विकास के साथ जिस तरह से व्यवहार करने के लिए मैं ट्रेन हुई हूँ, मैं सुशील के साथ बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करती हूँ। तो इसमें से क्या होता है ना कि आप देख रहे हो, आप अंधे नहीं हो, आप देख रहे हो, लेकिन आप क्लियरली नहीं देख रहे हो, आप है ना वस्तु स्थिति नहीं देख रहे हो, आप वास्तविकता को नहीं देख रहे हो, आप अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से देख रहे हो। और फिर ट्रेनिंग के हिसाब से देखने की वजह से वो संस्कार निर्माण होते हैं, और फिर वो कॉन्शियसनेस जो है वो हैबिट कैरी करता है फॉर फ्यूचर के लिए। हाँ, तो फिर अगर इसको हमें निकालने के लिए बोला है तो सीधे सीधे क्या बोला है ना कि वो जो आंखों के ऊपर आपने काला चश्मा पहन के रखा है, उस काले चश्मे को निकाल दो, वो सारी ट्रेनिंग को मिटा दो, और फिर चीजों का जो वास्तविक स्वरूप है ना फिर उसको देखो। तो मुझे समझ में आता है कि यार ये जब इवोल्यूशन हुआ और जब बंदर से आदमी बना, हाँ, तब मुसलमान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तब हिंदू नाम की, तब क्रिश्चियन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। फिर आज जाके 2021 में मुसलमान, क्रिश्चियन, ये सारे अगर शब्द है तो ये मानव निर्मित है, और अगर मानव निर्मित है, हाँ, तो फिर उसको किस हद तक इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। और ठीक है मानव निर्मित है, लेकिन क्या वो हार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, क्या डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो सबके भले के लिए हैं? तो ये सारे क्राइटेरिया भी लगाकर फिर मुझे देखने आते हैं। तो अविद्या को निकालने का सीधा सीधा मतलब क्या है ना कि उस चश्मे को हमको निकालना है,
और बिना ट्रेनिंग के चीजों की वास्तविकता के संपर्क में आना है, उस ओरिजिनल इंट्रिंसिक अवेयरनेस के कांटेक्ट में आना है, जिस इंट्रिंसिक अवेयरनेस के साथ हम फर्स्ट टाइम क्रिएट हुए थे। तो हम ये कैरी करते हैं सिर्फ इस लाइफ टाइम में नहीं, आगे की लाइफ टाइम में भी। आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, हाँ, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस को एक ट्रेनिंग दी गई है और कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस के आधार पे दूसरी लाइफ निर्माण होने वाली है। ये सब्जेक्ट हम बहुत बड़ा है, तो ये हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वक्त सिर्फ ये याद रखिए कि कॉन्शियसनेस हैबिट्स कैरी करती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो कॉन्शियसनेस जहां कहीं भी रिक्रिएट होगी, वो उन हैबिट्स को कैरी करेगी। तो आपको लगता है कि अभी आपके हाथ में पावर नहीं है, लेकिन मान लो इसी लाइफ टाइम में मैंने अपने सारे संस्कार इरेज किए और अपने माइंड को पॉजिटिवली मतलब ट्रेन किया, तो मेरी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट टाइम जो है कहीं पे भी जाए, क्रिश्चियन घर में जाए, मुसलमान घर में जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन वो कौन से हैबिट्स को फॉलो करेगी? वो हैबिट्स को फॉलो करेगी जो मैंने उसको अभी इस लाइफ टाइम में ट्रेन किया है। कभी मतलब सोचो ना आप, है ना, कि महात्मा फुले के घर में सब लोग जाति व्यवस्था मान रहे हैं, हाँ, लेकिन एक अकेले महात्मा फुले को लगता है कि नहीं ये गलत है। कोई औरतों को सिखाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन एक महात्मा फुले को लगता है कि नहीं ये सावित्रीबाई को पढ़ाना चाहिए। हाँ, कहाँ से, क्यों, है ना? बारात में जा रहे और उनको ताने दिए गए, मतलब शूद्र होने के, कि ये शूद्र कैसे बारात में आ गया। हाँ, किसी को बुरा नहीं लगा, लेकिन उनको क्यों लगा कि ये गलत हो रहा है? उनको क्यों लगा कि ये गलत हो रहा है? हाँ, तो ये सारी बातें जो है ना, कि आपकी कॉन्शियसनेस उस तरह से ट्रेन है, तो आप कहीं पे भी जाओ। हाँ, संघरक्षिता को क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होके क्यों लगता है कि वो बुद्धिस्ट है? इन सारे सवालों के जवाब मिले ना मिले, लेकिन इसके ऊपर है ना सोचना चाहिए। हाँ, तो ये कॉन्शियसनेस के आधार पे एक दूसरी कॉन्शियसनेस, एक दूसरी लाइफ जो है वो शेप लेने वाली है। इसलिए इस लाइफ में जितने भी समय आप जिंदा हो, आपके पास बहुत टाइम है और बहुत पावरफुल काम आप कर सकते हो। हमारी आबादी कितनी है? अगर हम 3 लाख भी है ना, और 3 लाख लोग भी अगले जन्म में जाके हिंदू घरों में पैदा होंगे ना, तो वो 3 लाख हिंदू घरों को ना हम बदल सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं होता है आपको वैल्यूज ये करने हैं। खैर वो सब बातें छोड़ दीजिए, है ना। इसी लाइफ टाइम का देखिए, आपकी जो ट्रेनिंग है ना, आप अपने बच्चों को पास कर रहे हो। आपकी जो कुछ भी ट्रेनिंग है, आपके माँ बाप ने ना अपने संस्कार और अपनी ट्रेनिंग जो है ना आपको पास की है। हाँ, तो इस तरह से भी बोल सकते हो आप कि उनकी कॉन्शियसनेस के आधार पे आपकी कॉन्शियसनेस की निर्मित हुई है। हाँ, उन्होंने जो कुछ सीखा वो आपको सिखाया, और आप जो कुछ सीखे हो अपने बच्चों को सिखा रहे हो। अपनी अविद्या आप बच्चों को पास कर रहे हो, कि बेटा तुम बौद्ध हो, बेटा तुम हिंदू हो, हाँ, बेटा ये ऐसा होता है, ये बेटा वो वैसा होता है, बेटा ये तुम्हारी माँ है, बेटा तुम, ये तुम्हें कहाँ से पता चला? ये आपको कहाँ से पता चला? तो उस अविद्या के आधार पे दूसरी लाइफ भी फॉर्म हो रही है, और ये जो है निरंतर जो है वो सिलसिला जो है वो जारी चल रहा है। खैर वो थोड़ा सा आउट ऑफ द ट्रैक हम चले जाएंगे, लेकिन हमारा अभी का टास्क क्या है? अगर हमें बुद्धत्व तक जाना है, या हमें विकसित होना है, या जो भी होना है, तो हमें इस अविद्या को बाहर फेंकना है, क्योंकि ये एक लैटेंट टेंडेंसी है, ये एक अनुसूया है, और इस लैटेंट टेंडेंसी के आधार पे जो है वो आप सारी चीजें प्लान करते हो, और आपका जो प्लानिंग होता है उस प्लानिंग के आधार पे आप चीजें करते हो। ये रात भर धुआं निकलता है लैटेंट टेंडेंसीज का, और दिन भर वो फिर एंटहील जो है वो जलता है। तो हमको उसका जलना बुझाना है। अगर जलना बुझाना है तो फिर हमको ये जो लैटेंट टेंडेंसीज है, ये जो अनुसूया बोलते हैं, ये जो सुप्त प्रवृत्तियां होती है हमारी, इन सुप्त प्रवृत्तियों को हमको बाहर निकाल के फेंकना है, तभी वो धुआं कम होगा, तभी वो दूसरे दिन की आग कम होगी।
तो ये एक तरीका देखा था हमने कि उसका विरुद्ध जो है, हाँ, अविद्या को अगर हटाना है, मिटाना है, तो फिर प्रज्ञा को विकसित करना पड़ेगा। फिर हमने 2 प्रकार देखे थे। हाँ, ठीक है, अभी यहाँ से लेके मरने तक का ही अगर आपको देखना है और अपनी जिंदगी खुशहाल करनी है, तो फिर आपको केवल व्यवहारिक प्रज्ञा को विकसित करना है, और उसमें आपको केवल कुशल और अकुशल की समझ चाहिए, आपको कर्म नियम की समझ चाहिए। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं कि कुशल और अकुशल क्या है, कि लोभ, द्वेष और अज्ञान के ऊपर आधारित कृतियां कौन सी है, ये अगर आप पहचान पाए, और कुशल कृतियां कौन सी है ये अगर पहचान पाए कि क्या करने से मेरे जीवन में दुख आएगा, क्या करने से मेरी जीवन में खुशी आएगी, तो आप अपने जीवन में खुशी ला सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर आप कर्म नियम को पहचान पाए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कर्म नियम कैसे काम करता है, हाँ? कि क्या करने से मतलब कौन सी कृति करने से क्या परिणाम होंगे, और हर कृति का परिणाम होता है, और हर घटना जो घटी है उसके पीछे कारण है, ये आप देख पाएंगे, और आप देख पाएंगे कि आपका जीवन का पूरा कंट्रोल जो है ना, वो आपके हाथ में है। आप किसी भी दैवी शक्ति के ऊपर, किसी भी सुपरनैचुरल पावर के ऊपर है ना, आप डिपेंड नहीं होंगे। फिर आपके घर में बच्चा पैदा हुआ ना, तो भले ही आपने कितने भी मंदिरों में नारियल फोड़े होंगे, कितने ही मंदिरों में क्या बोलते वो मन्नत मांगी होगी, हाँ, लेकिन अंत में आपको ये पता रहेगा कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, हाँ, ये किसी मंदिर में नारियल फोड़ने से पैदा नहीं हुआ है, ये मन्नत मांगने से पैदा नहीं हुआ है, ये उस माँ के और पिता के, उस स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध में से हुआ है। मान लो वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी में से हुआ है, जहां पे आर्टिफिशियली बाहर से स्त्री बीज और पुरुष बीज का मिलन किया गया है, टेस्ट ट्यूब में बेबी को बड़ा किया है, और फिर वो टेस्ट ट्यूब वाला बेबी माँ के गर्भ में डाला गया है। डॉक्टर लोग आपको प्रक्रिया बता देंगे, लेकिन ये आपको मालूम रहेगा कि ये जो परिणाम है, ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ये इस प्रक्रिया की वजह से हुआ है। हाँ, तो अगर नारियल फोड़ने से ही बच्चा पैदा हो जाता है, और अगर मन्नत मांगने से ही बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये बीच की प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है ना गायनोकोलॉजिस्ट को इतना सारा पैसा देने की, 10 महीने में 4 चक्कर लगाने की। मैं वो प्रोसेस में से गुजरी हूँ, कितना भयानक होता है वो मुझे मालूम है। हाँ, तो ये बहुत दुखदाई और पीड़ादायी ऐसे प्रक्रिया होती है ऐसी। तो ये सब बीच की करने की जरूरत ही नहीं। तो आप ये व्यवहारिक प्रज्ञा को जब विकसित करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि हर कृति का परिणाम है, लेकिन हर जो घटना घटी है उसके पीछे कारण भी है। और ये जब आप जानते हैं, तो आप जानते हैं किसी भी सुपरनैचुरल पावर के हाथ में आपका कंट्रोल नहीं है, आपके जीवन का पूरा कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में है ना। और फिर ये व्यवहारिक प्रज्ञा की बात हुई, और फिर लेकिन इससे भी आगे आप अगर बढ़ना चाहते हैं, है ना, आप श्रोतापन्न बनना चाहते हैं, आप सकृदागामी बनना चाहते हैं, अनागामी बनना चाहते हैं, अरंत बनना चाहते, तो फिर इससे ज्यादा जागृति की निर्मिति करने की आपको जरूरत है, इससे ज्यादा नजदीक से वास्तविकता को देखने की आपको जरूरत है। हाँ, और क्या कहते हैं, अविद्या को और भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर अपने अंदर से बाहर निकालकर फेंकने की जरूरत है, और फिर उसके लिए चीजों को और ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत है, वास्तविकता के और भी नजदीक से, वास्तविकता के संपर्क में और भी नजदीक से आने की जरूरत है। और फिर इसके लिए जागृति के 5 पहलू हमको विकसित करने। तो धीरे धीरे जब वो बढ़ते जाएंगे, वो ग्लास में के कीचड़ की तरह अविद्या कम होती जाएगी, और वो जो है जागृति बढ़ती जाएगी। मैं बार बार इसको दोहरा रही हूँ, रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन ये जरूरी भी है इसलिए। अब मान लो ये तरीका आपके पास नहीं है, मतलब है लेकिन मुश्किल भी है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरीका है कि आपको जागृति के 5 पहलुओं को विकसित करना है, ऐसा नहीं है। तो दूसरा आप क्या कर सकते हैं ना, कि आपको अविद्या मालूम है, हाँ, और
अविद्या आपके जीवन में किस प्रकार से अपनी जड़ें फैलाती है या किस प्रकार से वो विकसित होती है और किस प्रकार से आपके जीवन में अंधेरा फैलाती है, ये आपको पता है। तो फिर उन चीजों को पकड़ो और फिर उन चीजों को दूर करने की कोशिश करो। हाँ, तो अभी पिछली बार हमने जो है इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी के स्टडी में इसको बहुत डिटेल में देखा था, इसलिए अभी हम फिर से इसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक क्विक हम रिवीजन करेंगे उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं और जो स्टडी में नहीं थे। तो मैं विकास, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो जो ट्री है इग्नोरेंस का। तो पिछले बार जो है वो स्टडी में हमने देखा था कि अविद्या जो है किस प्रकार से जो है वो बढ़ती है। तो एक अविद्या का वृक्ष होता है, किस प्रकार से वो हमारे जीवन में बढ़ता है। तो मैं आपको दिखूं या नहीं दिखूं उसका टेंशन मत लो। तो आपको ये स्क्रीन दिख रही है नहीं, वो आप देख सकते हैं। ओके, नॉट दिस वन विकास, सेकंड वन, द अदर वन, वो जो पेड़ है ना उसमें। एक मिनट। कोई बात नहीं, आराम से। पेड वाला तो आया नहीं है मुझे। ओके सुशील, आप कर सकते हो या लेट मी ट्राई, आप मैं करके देखती हूँ। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम आप यही मुझे होता भेज है कि दीजिए, मैं मेरी, कर देता हूँ। आप मुझे भेज दीजिए, मैं कर देता हूँ। ठीक है, मैं अभी नहीं भेज सकती बिकॉज माई मोबाइल इज विथ माई डैड। तो एक मिनट, जयदीप कहाँ है? ओके हाँ, सुशील के स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर हो गया है। तो ये जो है हमने पिछले बार देखा था कि अविद्या जो है किस प्रकार से बड़ी होती। इसको जूम कर सकते हैं सुशील थोड़ा सा? नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कम कम। मोक्ष सारा ये तो है मेरे पास, यही मैंने शेयर किया था। मैं कर दूं क्या फुल हाँ स्क्रीन? ये कर दो, ये कर दो। यही कर दो, मैं स्टॉप कर देता। हाँ हाँ, हाँ। एक तो एक मिनट, अगर आप वो स्क्रीन पे आपके सामने रहेगा तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी जाएगी। तो वैसे इसको हमने बहुत हो गया डिटेल है। में, हाँ हाँ, थैंक यू विकास। तो आपको स्क्रीन पे जो है ना एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि एक पेड़ जो है किस तरह से बड़ा होता है उसके ना स्तर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मेरा क्रिएशन है, इसलिए ये इतना परफेक्ट नहीं है। दूसरा, मेरे पास बहुत अच्छे कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं है, तो ये बहुत इसका रिजोल्यूशन वगैरह खराब होगा, लेकिन एक आइडिया आने के लिए। तो वहां पे आपको एक बीज दिख रहा होगा और वो बीज में से जो है कोम्पल निकलता है और फिर वो कोम्पल में से जो है डंठल, पत्ते और टहनियां निकलती है और फिर वो टहनियां जो है वो धीरे धीरे एक वृक्ष में बड़ी होती है। अब पूरा बड़ा हुआ वृक्ष हमने नहीं देखा, क्योंकि हम आगे का इमेजिन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो वृक्ष बड़ा होता होगा। तो ये जो बीज है, ये जो जमीन है, ये हमारा मन है और इस जमीन में ये जो है अविद्या का बीज पड़ा होता है, अविद्या का बीज पड़ा होता है। तो जब ये अविद्या होती है और जब ये अविद्या में से क्या होता है, सबसे पहले बीज में से जैसे अंकुर आते हैं ना, तो उस तरह से उसमें से वो कोम्पल आता है।
और वो कोम्पल जब आता है तो वो कोम्पल क्या होता है, अविद्या में से सबसे पहले जो निर्मित होती है वो होती है स्वदृष्टि। हाँ, कि मेरा एक इंडिपेंडेंट सेल्फ है। अब ये बाहर की ट्रेनिंग में से निर्माण नहीं होता है। हाँ, ये प्रकृति दत्त होता है। ये इनहरेंट होता है, ये इनबॉर्न होता है, ये एक सेल्फ व्यू होता है। हाँ, और जन्मतः ही आप जानते हैं कि मैं और दूसरा व्यक्ति अलग है। हम दो व्यक्ति हैं और हम दो व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति हैं। हालांकि ये भी इग्नोरेंस ही है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस फर्क को हम समझ सकते हैं कि मैं और घोड़ा अलग हूँ। हाँ, मैं और बैल अलग है, मैं और मोर अलग है। तो एक मैं है, ये हम समझते हैं। मैं और मेरा भाई ये दो व्यक्ति है, मैं और मेरी माँ ये दो व्यक्ति है। तो ये जो मैं है और मैं जो है वो दूसरों से अलग है। ये जो है हम पहचानते, ये स्व की जो है एक आत्मदृष्टि जो है वो अविद्या में से निर्माण होती है। हालांकि मैं अलग नहीं होती हूँ। हाँ, मैं इंडिपेंडेंट नहीं होती हूँ। हाँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं होती हूँ और मैं कई चीजों के ऊपर निर्भर होती हूँ। जैसे कल हमने देखा कि भले ही इस वक्त मैं नहीं देख पा रही हूँ, कि आप नहीं देख पा रहे, लेकिन इस वक्त भी मैं सांस ले रही हूँ, हवा से मैं जुड़ी हुई, हवा पेड़ों से जुड़ी हुई है। हाँ, पेड़ जमीन से जुड़े हुए हैं। हाँ, जमीन गुरुत्वाकर्षण के कारण एक ऑर्बिट में सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। जमीन का सारा जीवन जो है वो सूरज के ऊपर निर्भर कर रहा है। हाँ, सूरज का जलना, तपन देना जो है वो उसके अंदर जितनी गैस अभी मौजूद है उसके ऊपर निर्भर करता है। जीवन सृष्टि भी पृथ्वी के सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण हो रही है। नहीं तो क्या होगा ना, यहाँ पे हमेशा उजाला रहेगा और दूसरी ओर हमेशा अंधेरा रहेगा। तो जहां उजाला है, जहां पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहां के पेड़ पौधे फल फूल रहे हैं, लेकिन जहां पे अंधेरा है वहां पे कुछ भी जीवन नहीं रहेगा। हाँ, तो ये सारी ही चीजें जो है इंटरडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी अविद्या के कारण, क्योंकि मैं केवल इंद्रियों के माध्यम से अपनी दुनिया का अनुभव ले रही हूँ, मैं क्या समझती हूँ ना कि मैं और बाकी चीजें अलग है। और जब फिर इसी पहली अविद्या में से मैं इस तरह से देखने लगती हूँ कि मैं और दुनिया अलग है, तो वो मैं की सत्काय दिट्ठी, हाँ, प्रकृति दत्त, वो मेरे अंदर निर्माण हो जाती है। और फिर आगे का फिर कार्यक्रम शुरू होता है। तो आगे जैसे फिर वो कोम्पल में से ना डंठल निकलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसका ये पहला शूट निकलता है, लीव्स निकलती है और ब्रांचेस निकलती है। तो ये पहला अंकुर निकलने के बाद, कोम्पल निकलने के बाद ये थोड़ा सा विकसित होता है। वहां पे एक छोटी सी डंडी है और फिर उसमें पत्ते निकले हुए हैं और वो दो पत्ते दो टहनियों में ऐसे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो फिर वो क्या होता है ना, उसमें से अब क्लेशों की निर्मिति शुरू हो गई। क्योंकि मैं है ना, तो फिर मैं से जुड़ा हुआ लोभ आ गया। अपने विषय में लोभ, अपनों के विषय में लोभ, अपनी चीजों के विषय में लोभ। तो मैं सुंदर दिखती हूँ, हाँ ये मेरी चीजें हैं, मुझे पसंद आने वाली चीजें है ना, क्योंकि अब मैं की निर्मिति हो गई है और मैं को मैंने अलग से पहचानना शुरू किया है। तो मेरे कपड़े तेरे कपड़े, मेरे जूते तेरे जूते, मेरा स्कूल तेरा स्कूल, मेरा तेरा यहाँ से शुरू हो जाता है। मेरी माँ तेरी माँ, छोटे बच्चों को भी समझता है, जिनको कुछ, उनको बोलो मैं ना तेरे भाई को लेके जा रहा हूँ, हाँ मैंने तुम्हारी मम्मी को लेके जा रही हूँ। हाँ, समझने की उम्र नहीं रहती, लेकिन फिर भी वहां क्या शुरू कर देती, तुम्हारी मम्मी को ना मैं अपने घर पे लेके जा रही हूँ और ना मैं वापस नहीं लाके दूंगी। हाँ? और तुम्हारे भाई को ना अभी मैं लेके जा रही हूँ हमारे घर पे और ना वापस नहीं लाके दूंगी। तो वहां से क्या करेंगे, बोलना भी नहीं आता है उनको, हाँ, लेकिन वो एक्शन दिखाएंगे। हाँ, मेरी भाभी का बच्चा छोटा सा 1 साल का 1.5 साल का, लेकिन है ना उसका कजिन, मतलब उसकी मौसी का बेटा, उसके खिलौने को हाथ लगाए, हाँ, तो बाप रे, उस बोलना भी नहीं आता है अभी,
हाँ, खिलौनों से ढंग से खेलना भी नहीं आता है, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये खिलौना मेरा है। तो फिर ये मेरे से लोभ, राग का अर्थ होता है लोभ, है ना। वहां से मेरे तेरे में से फिर वो क्लेश निर्माण होते हैं, लोभ का क्लेश निर्माण होता है। हाँ, फिर अभी वो मौसी के बच्चे ने मेरे खिलौने को हाथ लगा दिया ना, तो फिर मौसी के बच्चे का, या वो जो जिसको लेबल में से देख रहा हूँ कि मेरा भाई है, मौसेरा भाई, उसका द्वेष। क्यों? क्योंकि ये मेरे खिलौने को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर मैं उसको बोलूंगी ना, मैं तुम्हारे भाई को लेके जा रही हूँ अपने घर पे, तो वो मेरे को गुस्से से देखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चीज को मैं उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये कहा, ये क्लेश की निर्मिति शुरू हो गई मेरे तेरे में से, और फिर तुलना होती है। मान की निर्मिति कहाँ से होती है? क्योंकि अब मैं हूं ना, और फिर तुम हो, और मैं और तुम जब आ जाते हैं तो अपने आप ही जो है कंपैरिजन शुरू हो जाता है, अपने आप ही जो है वो तुलना शुरू हो जाती है। हाँ, और हम खोजते रहते हैं फिर वो तुलना में से, हाँ, कि मैं किस तरह से सुपीरियर हूँ। और इसके कितने सारे प्रकार होते हैं, ये भी हम अविद्या और इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी की स्टडी में बहुत डिटेल में देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमें वो नहीं देखना है, इस वक्त हमारा कंसर्न वो नहीं है। इस वक्त हमारा कंसर्न ये है कि अविद्या के चलते क्या हो रहा है ना, सबसे पहले तो ये इनबॉर्न सेल्फ व्यू क्रिएट हो रहा है। हाँ, प्रकृति दत्त स्वदृष्टि या आत्मदृष्टि की निर्मिति हो रही है, और फिर वो अपने आत्म को, अपने आप को अलग पहचानने की वजह से वहां से फिर क्लेशों की निर्मिति शुरू हो जाती है। और क्लेश आपको बुद्धत्व प्राप्त करने से रोकते हैं। ये हमने सिद्धार्थ बिकम्स बुद्धा की स्टडी में देखा था, क्लेश मार क्या होता है और क्लेश मार को पराजित करना होता है। और जब इस प्रकार से क्लेश निर्माण हो जाते हैं, हाँ, तो जब ये पौधा बड़ा हो जाता है ना, इसमें ये पत्ते लगे हैं, ब्रांचेस लगे, ये लगे हैं, ये पहला जो हुआ है वो सेल्फ व्यू है, इनबॉर्न सेल्फ व्यू है। और फिर ये राग, द्वेष और मान जैसे क्लेशों की उसमें से निर्मित हुई, ये मूल क्लेश है। और फिर बाकी के भी इसमें से क्लेश निर्माण होते हैं। और फिर जब पौधा अब बढ़ने ही लगा है तो फिर पौधों में फूल लगते हैं। और फिर वो फूल होते हैं दृष्टिकोणों के। हाँ, अब ये जो मैं बना है आपका, हाँ, और आपका जो राग है, आपका जो लोभ है, आपका जो द्वेष है, आपका जो मान है, उसके आधार पे आप अपने जीवन जीने के दृष्टिकोण बनाने लगते हैं। और फिर ये दृष्टिकोण जो है वो फिर से एक बार कौन से होते हैं, तो फिर से एक बार सत्काय दिट्ठी होती है, आपके मैं को लेके आपके विचार होते हैं। लेकिन ये मैं को लेके विचार जो है ये इनबॉर्न नहीं होते हैं, ये आप बाहर की ट्रेनिंग से पाते हैं। कि आप बौद्ध हो, या आप क्रिश्चियन हो, या आप हिंदू हो, या मुसलमान हो, हाँ, ये आपको जन्मतः समझ नहीं होती इस बात की। जन्मतः इस बात की जरूर समझ होती है कि मैं और घोड़ा अलग है, मैं और बिल्ली अलग है ना, मैं और दूसरा इंसान अलग है। लेकिन जन्मतः इस बात की समझ नहीं होती है आपको कि आप बौद्ध हो, हाँ, आप अंग्रेज हो, आप भारतीय हो, आप जापानी हो, आप हिंदी भाषी हो, आप कन्नड़ भाषी हो। लेकिन ये सब फिर स्व के विषय में आपके दृष्टिकोण की आप क्या हो, ये आप बाहर से सीखते हो। तो ये अर्जित सत्काय दिट्ठी होती है, ये एक्वायर्ड सेल्फ व्यू होता है, ये बाहर से आप एक्वायर करते हैं। हाँ, कि मैं खूबसूरत हूं, मैं बदसूरत हूं, क्योंकि बाहर आपको खूबसूरती का स्टैंडर्ड सिखाया जाता है, बाहर आपको खूबसूरती का क्राइटेरिया सिखाया जाता है, जैसे मैंने सीखा है ना 36, 24 और 36। हाँ, फिर मैं बार बार अपना जब मेजरमेंट ले रही हूँ तो मैं कभी भी 36, 24 और 36 के क्राइटेरिया में नहीं बैठ रही हूँ। बाहर मुझे क्राइटेरिया सिखाया गया गोरा रंग, लंबे बाल, है ना,
इतनी इतनी हाइट, ऐसी नीली नीली आंखें, मतलब गाय की तरह आंखें, हाँ, और इस तरह का नाक और सुराहीदार गर्दन और इस तरह की पतली कमर, हाँ, ये सुंदरता का मुझे व्यू बाहर से सिखाया गया है। और फिर ऊपर मूलक्लेश निर्माण हो गया है मान का, हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये जो सुंदरता का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मैंने बाहर से अर्जित किया है, और उसको जब मैं अपने आप को उस क्राइटेरिया में देख रही हूँ, यार मैं आईने में देख रही हूँ तो मेरा गोरा रंग नहीं है, मेरे लंबे बाल नहीं है, फिर मैं 36, 24, 36 नहीं हूँ, हाँ, मेरी गर्दन सुराहीदार नहीं है और मेरी कमर ऐसी पतली नहीं है, और फिर क्या होता है ना, मैं अपने बारे में एक व्यू बना लेती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ या मैं बदसूरत हूँ। तो ये स्व के बारे में फिर मैंने जो दृष्टिकोण बनाया है, स्व की जो सत्काय दृष्टि बनाई है, और फिर मैं जिंदगी भर कभी उस क्राइटेरिया में अगर बैठी ही नहीं, मैंने 365 दिन चेक किया और एक भी दिन मैं उस क्राइटेरिया में नहीं बैठी, तो मैं फिक्स कर लेती हूँ लाइफ लॉन्ग के लिए, जिंदगी भर के लिए, कि मैं सुंदर नहीं हूं। तो उसको मैंने फिक्स कर दिया, तो फिक्स्ड सेल्फ व्यू हो गया वो, फिक्स्ड सेल्फ व्यू हो गया वो, हाँ, बाहर से एक्वायर किया और फिर उसको फिक्स किया, इसलिए वो सत्काय है, और दृष्टिकोण है मेरा वो, इसलिए वो दिट्ठी है। तो वो अर्जित सत्काय दिट्ठी होती है। लेकिन ये निर्माण कहाँ से हुई, ऊपर निर्मित हुए कंपैरिजन वाले मूल क्लेश में से। कंसेप्ट मतलब मान बोला गया है उसको, अहंकार, लेकिन अहंकार की निर्मित कहाँ से होती है, तुलना में से होती है, हाँ, लेकिन वो तुलना कहाँ से निर्माण हुई, उसके पहले जो मेरी स्व की दृष्टि निर्माण हुई कि मैं और वो अलग है ना, तो मैं और अलग, वो अलग है, तभी तो तुलना आई, मैं खुद का कंपैरिजन खुद से कैसे करूंगी। और ये स्व की मैं अलग हूँ, इंडिपेंडेंट सेल्फ हूँ, ये कहाँ से निर्माण हुआ, फिर एक बार अविद्या से निर्माण। तो पहले ही अविद्या ने आपकी लाइफ में इतना दुख क्रिएट कर दिया, तो ये एक टाइप की दिट्ठी निर्माण होती है। दूसरी होती है अंतग्रह दिट्ठी। तो अंतग्रह दिट्ठी मतलब क्या, या तो आप शाश्वतवाद में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, या तो फिर आप उच्छेदवाद में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। और फिर अगर आप शाश्वतवाद में विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप के जो एक्शंस से, एथिकल एक्शंस जो है, नैतिक आचार जो है, वो उस तरह से डिजाइन होने लगते हैं। इसको भी हम डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए बहुत शॉर्ट में। फिर मिथ्या दिट्ठी भी उसमें से निर्माण होती है, रॉन्ग व्यूज निर्माण होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी एथिकल एक्शंस ले रहे हैं उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, जो भी आप नैतिक आचरण कर रहे हैं उसका कोई भी परिणाम नहीं है, हाँ, हायर अचीवमेंट्स जैसे, हाँ, विकास जैसी कोई चीज नहीं है, उच्च विकास जैसी, हाँ, या उच्चतम अवस्था जैसी ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो आप है ही नहीं बोल के फिर उसको प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करती कि ये श्रोतापन्न अवस्था होती है, अनागामी अवस्था होती है, अरंत अवस्था होती है, सकृदागामी होती है, बुद्धत्व होता है, ये आप मानते ही नहीं। तो आपके व्यूज रॉन्ग व्यूज होते हैं, आप कर्म के नियम को नहीं मानते। तो आपको क्या, अगर आप शाश्वतवाद में विश्वास करते हैं तो आपको क्या लगता है ना कि मोक्ष ऐसी एक चीज है कि आप बहुत अगर पुण्य करेंगे ना तो आपको ऐसे गिफ्ट बॉक्स में रैप करके दे दी जाएगी आपके बर्थडे वाले दिन में, मतलब डेथ वाले दिन में। तो ये शाश्वतवाद का क्या होता है ना कि आप नहीं मानते, कर्म नियम को नहीं मानते, आप नहीं मानते कि आपके अपने कर्मों के प्रयास से आप मोक्ष या लिबरेशन जैसी कोई चीज को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप शाश्वतवाद में विश्वास करते तो आपको लगता है कि पुण्य करना है, लेकिन वो पुण्यों का ऐसा कोई परिणाम नहीं है, लेकिन एक आप जब पुण्य करोगे तो फिर आप जब मरोगे ना तब जो है आपको ऐसे गिफ्ट बॉक्स में रेडीमेड लिबरेशन का टिकट मिल जाएगा और आप सीधा स्वर्ग नरक किधर तो भी पहुंचोगे। इसको भी हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं, अभी उतना वक्त नहीं है बताने की। और अगर आप उच्छेदवादी हो ना तो आप क्या कहोगे ना, ऐसा कुछ नहीं होता है,
पाप पुण्य, हाँ, और ऐसा कोई लिबरेशन नहीं होता है, ऐसा कोई स्वर्ग नहीं होता है, ऐसा कोई नरक नहीं होता है, जो कुछ है वो यही है, तो यही ऐश कर लो, यहीं पे मर जाओ, है ना। तो ये होता है, ये दो अंतग्रह दृष्टिकोण होते हैं। तो यहाँ पे तो आप मानते ही नहीं हो कि लिबरेशन वगैरह जैसी कोई चीज है, और यहाँ पे आप मानते हो कि दूसरा कोई सुपरनेचुरल एंटिटी है, पावर है जो आपको लिबरेशन देने वाला है, हाँ? लेकिन इन दोनों का जो मध्यम मार्ग है वो ये है कि लिबरेशन ना ये सच है और ना ये सच है, ना ये सच है और ना ये सच है, ना ये झूठ है और ना ही ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? तो लिबरेशन जैसी चीज है, लेकिन वो आपको कोई देने वाला नहीं है, आपके अपने प्रयासों से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो वो मिथ्या दृष्टि में आप कर्म नियम को मानते नहीं है, हाँ? और ये भी कहाँ से निर्मित होती है? अविद्या में से। फिर दृष्टि परामर्श कि आप अपने दृष्टिकोण को छोड़ के, हाँ, आप व्यूज से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, आप उन व्यूज को छोड़ना नहीं चाहते। एक 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 तरह से जैसे जिहाद का एक दृष्टिकोण है ना, तो वो दृष्टिकोण के अलग जो है, अगर कोई दूसरा दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया जाए तो आप बिल्कुल भी उसको मानते नहीं, हाँ? कि मेरे व्यू से अलग दूसरा कोई व्यू हो सकता है, उसको आप नहीं मानते हो। इंग्लिश में बहुत अच्छा शब्द है, अगर आपको समझ में आता है तो, डॉगमेटिज्म, रिलीजियस डॉगमेटिज्म। और रिलीजियस का अर्थ धार्मिक नहीं, रिलीजियस का अर्थ होता है कि बिल्कुल अंधे तरीके से, हाँ, और बिल्कुल यांत्रिक प्रकार से, कोई किसी चीज को रिलीजियसली करना यानी नियमित करना और यांत्रिक तरीके से उसको करना, उसको रिलीजियस बोलते हैं। तो रिलीजियस डॉगमेटिज्म, लेकिन रिलीजियस डॉगमेटिज्म का अर्थ जो है वो धार्मिक क्या कहते हैं उसको, कट्टरवाद नहीं है, हाँ? ऐसा कट्टरवाद कि जिसको आप है ना बिल्कुल यंत्रवत करते हैं, हाँ, बिल्कुल अंधाधुंध तरीके से करते हैं, और उसके अगेंस्ट दूसरा कोई व्यू जो है वो आप मानने को तैयार ही नहीं, ये भी उसमें से निर्माण होता है। और फिर अंत में और एक प्रकार का जो है वो दृष्टिकोण निर्माण होता है, और वो है शीलवर्त परामर्श, हाँ, या रिलीजियस फॉर्मेलिज्म। पहला तो कट्टरवाद है, लेकिन ये फॉर्मेलिज्म है कि आप औपचारिक रूप से चीजें कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बस करना है इसलिए किए जा रहे हैं, करना है इसलिए बस किए जा रहे। तो आपका दोस्त आता है सामने, आप उसके साथ शेक हैंड करते हैं और आप उसको हेलो बोलते हैं, लेकिन आप ये सिर्फ इसलिए करते हैं, हाँ, क्योंकि ये एक पद्धति है, हाँ, आपका बिल्कुल मन नहीं है उस शेक हैंड करने में, हाँ, आपका बिल्कुल मन नहीं है उसको हेलो बोलने, आपका मन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, हाँ, आप नहीं चाहते वो कनेक्शन, हाँ, लेकिन ये एक यंत्रवत जो है तरीका है उससे मिलने का, तो वो सामने आता है, आप हाथ मिला लेते हैं, आप हेलो बोलते हैं और बस हो गया, हाँ? तो ये सारी चीजें होती, और फिर ये जब दृष्टिकोण होते हैं और ये इस प्रकार के जब दृष्टिकोण होते हैं, तो ये जो फूल खिले हैं वहां पे दृष्टिकोणों के, तो उन फूलों की जो है वो बदबू आती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है ये झूठ के ऊपर आधारित है, ये सच के ऊपर आधारित नहीं है। और फिर इनकी बदबू आपके जीवन में निर्माण होती है, संदेह और अनिर्णय की अवस्था आपके अंदर निर्माण होती है। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, छोटा सा, कि कहीं पे भी जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, और वहां पे अगर उनको बोलते हैं हम कि H2O को पिया जा सकता है, H2O को
पिया जा सकता है, तो कहीं पे भी कोई भी उस बात से इनकार नहीं करेगा। H2O मतलब पानी का केमिकल फॉर्मूला है ना। तो पानी को हम यहाँ पे पानी बोलते, कहीं वाटर बोला जाता है, हाँ, कहीं जल बोला जाता है, कहीं नीर बोला जाता है, और भी दूसरी भाषाओं में दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन हर देश में उसका केमिकल फॉर्मूला H2O है, हाँ। और वहां पे अगर आप बोलते हो कहीं पर भी जाके दुनिया के किसी भी कोने में कि मैं H2O पीता हूं और H2O को पिया जा सकता है, तो उससे कोई भी मना नहीं करेगा, नहीं बोलेगा। लेकिन दुनिया के क्या हमारे देश के ही 10-15 इलाकों में चले जाओ और बोलो कि भगवान होता है, तो क्या सब लोग मान लेंगे? तो आधे लोग बोलेंगे होता है, आधे लोग बोलेंगे नहीं होता है, कुछ लोग बोलेंगे पता नहीं, है ना। तो जहां झूठ होता है वहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, संदेह होता है, अनिर्णय की अवस्था होती है। पानी H2O है और H2O को पिया जा सकता है, ये सच है, तो कोई भी संदेह नहीं है और कोई भी अनिर्णय की अवस्था नहीं है। लेकिन भगवान होता है, हाँ, तो 3 अलग अलग मत है, होता है, नहीं होता है, मालूम नहीं है, संदेह है, और फिर उसको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, अपने जीवन की डोर उसके हाथ में देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये अनिर्णय की अवस्था है। तो इस प्रकार से ना ये अविद्या जो है ना विकसित होती है। तो फिर अगर आपको जागृति के 5 पहलुओं को विकसित करना मुश्किल जा रहा है और उस तरह से अविद्या को कम करना मुश्किल जा रहा है, तो फिर आपको अपने जीवन में इस तरह से अविद्या को कम करना पड़ेगा कि अपने जीवन में की संदेह की और अनिर्णय की अवस्था को, जिसको विचिकित्सा बोला गया है, हाँ, संदेह की और अनिर्णय की अवस्था को पहचानो कि मैं कौन से क्षेत्र में संदेह में हूँ, डाउट में हूँ, इनडिसीजन में हूँ, कि मेरे लाइफ के वो कौन से एरियाज है कि जहाँ पे डाउट और इनडिसीजन है। और अगर डाउट और इनडिसीजन है तो वो फूल खिला है, और वो फूल खिला है अविद्या की जड़ के कारण, अविद्या के पौधे को फूल खिला है, हाँ। तो फिर डाउट एंड इनडिसीजन को पहचानो कि मैं कहाँ डाउट में हूँ, मैं कहाँ इनडिसीजन में हूँ, उसके पीछे मेरा कौन सा व्यू काम कर रहा है, मेरा कौन सा व्यू काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे डाउट है, मैं इनडिसीजन में हूँ, उसके पीछे मेरा कौन सा व्यू काम कर रहा है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है, महिलाएं पुरुषों से कमजोर नहीं होती। अगर आप महिलाओं को 50% आरक्षण नहीं देना चाहते तो फिर आपका व्यू काम कर रहा है कि क्या जरूरत है, वो थोड़ी ना कमजोर होती है। और जो देना चाहते हैं उनका व्यू काम कर रहा है उसके पीछे कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है और उनको आरक्षण की जरूरत है। तो फिर वो व्यू कहाँ से आया, व्यू चेक करो। फिर व्यू को आपको ढीला करना पड़ेगा, आपकी व्यू से आपका अटैचमेंट है या नहीं वो आपको चेक करना पड़ेगा, कि ये व्यू मेरा अक्वायर्ड व्यू है क्या ये मैंने बाहर से सीखा है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती है, या महिलाएं पुरुषों के बराबर होती है, या महिलाएं पुरुषों से ज्यादा सक्षम होती है, क्या मेरा ये अक्वायर्ड व्यू है, क्या ये मेरा एक्सट्रीम व्यू है, क्या मेरी ये अंतर्ग्रह दृष्टि है कि नहीं सक्षम ही होती है, नहीं कमजोरी होती है, नहीं बराबरी होती है, क्या इसके विषय में मैं कट्टर हूँ, क्या ये मेरा डॉगमेटिज्म है, रिलीजियस डॉगमेटिज्म है, हाँ, क्या ये मिथ्या दृष्टि है, और फिर ये कहाँ से निर्माण हुआ है इसको चेक करो। तो ये आपको मूल क्लेश तक लेके जाएगा, आपके लोभ के तरफ लेके जाएगा, आपके आप अगर स्त्रियों को 50% आरक्षण देना चाहते हो ना, तो हो सकता है स्त्रियों के विषय में आपको लोभ हो, आप स्नेह करते हो, उनकी देखभाल करना चाहते हो, हाँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं फ्लर्टी करना चाहते आप, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लोभ जब बोल रही हूँ, है ना,
तो आप उनकी देखभाल करना चाहते हो, तो क्यों आप उनको 50% आरक्षण देना चाह रहे हो? क्या इसके पीछे आपका कोई क्लेश काम कर रहे हैं? हाँ? या क्यों आप उनको 50% आरक्षण नहीं देना चाहते? क्या इसके पीछे आपका कोई द्वेष काम कर रहा है? और फिर क्या ये कंपैरिजन में से आया है? क्या आपने पहले स्त्री और पुरुष को कंपेयर किया है? क्या आपने उन दोनों की तुलना की? आपने उन दोनों की तुलना की है तभी तो वो क्या बोलते, स्त्रियां कमजोर होती है और पुरुष ताकतवर होते हैं, या पुरुष कमजोर होते हैं, स्त्रियां ताकतवर होती है। ये आया कहाँ से? तो ये तुलना करने के मूल क्लेश में से निर्माण हुआ है, जबकि ये तुलना हो ही नहीं सकती, जबकि ये तुलना हो ही नहीं सकती। तुलना हमें साइंस में सिखाया गया था, मतलब मैं जब स्कूल में पढ़ रही थी, आपके सिलेबस का मुझे पता नहीं है। कंपैरिजन जो है वो हमेशा दो सिमिलर चीजों का हो सकता है। मतलब मैं एक टमाटर का दूसरे टमाटर के साथ कंपैरिजन कर सकती हूँ। मैं एक टमाटर का दूसरे टमाटर के साथ, हाँ, मैं एक प्याज का दूसरे प्याज के साथ, मैं एक हाथी का दूसरे हाथी के साथ कंपैरिजन कर सकती हूँ, हाँ? लेकिन मैं एक स्त्री का एक पुरुष के साथ कंपैरिजन कैसे करूंगी? क्योंकि वो बेसिकली अलग है, उनका काम अलग है, उनका फंक्शन अलग है। तो मैं कैसे कह दूं कि कौन कमजोर है और कौन ताकतवर है? लेकिन ये कंपैरिजन मैंने कहां से किया? एक स्वदृष्टि मेरी जो निर्माण हुई थी कि हम अलग अलग दिख रहे हैं, और अलग अलग दिख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये हमारी इनबॉर्न कैपेसिटी होती है कंपैरिजन करने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम उसको गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास कैपेसिटी, सिर्फ आपके पास कार है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप राइट साइड में जाके भी उसको चला सकते। तो सिर्फ आपके पास कंपेयर करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप दुनिया की हर चीज को कंपेयर करने लगो। तो फिर कंपैरिजन के साइंटिफिक रूल्स क्या है? स्कूलों में तो हमने पढ़ा है ना, लेकिन हम भूल गए कि कंपैरिजन सारी की चीजों का होता है। डिफरेंट चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपने तरीके से यूनिक होते हैं। लेकिन ये मैं कहाँ से देख रही हूँ ना, अपने दृष्टिकोण से देख रही हूँ, अपनी स्वदृष्टि से देख रही हूँ कि यार अलग अलग दिख रहे हैं, तो फिर मैंने कंपेयर करना है। तो एक नेचुरल कैपेसिटी का मैं गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। कहाँ जड़ कहाँ है? अविद्या में। तो मेरे को तो ये तरीका ना बड़ा मुश्किल लगता है, कि मेरे डाउट और इंडिसीजन को देखो, फिर मेरे व्यूज को देखो। हालांकि मैं देखती हूँ, मैं दोनों तरीकों का इस्तेमाल करती हूँ अपने लाइफ में, हाँ, कि मैं इस बात पे इतनी अड़ी हुई क्यों हूँ, इसके पीछे मेरा कौन सा व्यू काम कर रहा है, हाँ, इसके पीछे मेरा कौन सा दृष्टिकोण काम कर रहा है, कौन सी दृष्टिकोण को मैं बहुत मजबूती से अटैच्ड हूँ, छोड़ना नहीं चाहती, किस विषय में मैं कट्टरवाद में जा रही हूँ, कौन सी चीजें मैं औपचारिक तरीके से कर रही हूँ, मेरी कौन सी मिथ्या दृष्टि काम कर रही है, क्या मेरा शाश्वतवाद काम कर रहा है, क्या मेरा उच्छेदवाद काम कर रहा है, क्या ये जो भी व्यू जिस व्यू को मैंने मतलब इतने मजबूती से पकड़ के रखा है, क्या मैंने कहीं बाहर से सीखा है, बाहर से मैंने सीखा है क्या कि स्त्री पुरुषों से कमजोर होती है, या मैंने अपने अनुभव में इसको जांचा है और मैंने अपने अनुभव में महसूस किया है कि स्त्री पुरुषों से कमजोर होती है या पुरुष स्त्रियों से कमजोर होते हैं। तो मेरा तो अनुभव ऐसा कहता है ना कि कितने सारे एरिया है, हाँ, जिसमें पुरुष स्त्रियों से बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर शारीरिक ताकत ज्यादा होती है, वो स्त्रियों से ज्यादा वजन उठा लेते। मुझे अक्सर अपनी बैग उठानी नहीं आती है, हाँ, लेकिन कोई लड़का मेरे साथ में रहेगा ना, वो आराम से मेरी भी बैग उठा लेगा, खुद की भी बैग उठा लेगा। तो निश्चित ही, लेकिन एक कैपेसिटी होती है महिलाओं की ना, 10 चीजें एक साथ सोच लेंगी, हाँ, 10 चीजों को एक साथ है ना उनकी तुलना कर लेगी। ये पुरुषों में नहीं होता है, मतलब होता होगा, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन वो दोनों ही जो है अपने अपने जगह पर है ना, मतलब बहुत ही
क्या कहते हैं, ताकतवर भी है, कमजोर भी है। ये एक रियल लाइफ है, मतलब है ना, चीज है। मैं दावे के साथ नहीं कहूंगी कि ऐसा ही होता है, लेकिन मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का मेरा ये एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़ा सा बहुत अटपटा लगेगा आपको ये उदाहरण सुनना, लेकिन है ना, इसको जांचो। मैं ऑब्जर्व करती हूँ, प्रेगनेंसी के 9 महीने है ना, बच्चा माँ के पेट में रहता है, और वो औरत है ना, क्या कहते हैं, सेक्सुअली ना अपने आप को ना बहुत स्ट्रांगली अपने सारे सेक्सुअल डिजायर्स के साथ जो है ना वो अलग रखती है। वो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में नहीं जाती है, वो शारीरिक संबंधों में नहीं जाती है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, और वो इस बात को कंफर्म करेगी कि ऐसा नहीं होता है कि उसके पेट में बच्चा है इसलिए उसको शारीरिक संबंधों की इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है, उसको डिजायर होती है। बच्चा पेट में भले ही है, लेकिन उसको भी उतनी ही डिजायर होती है जितनी एक पुरुष को होती है। लेकिन वो 9 महीने ना, बहुत सारे लोग ना, जब उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है ना, वो नहीं रुक पाते। मैं दूसरों का नहीं बता रही हूँ आपको, मेरे अपने दोस्तों का बता रही हूँ। और मेरे दोस्तों में से हाँ 70% पतियों ने, मतलब उस दौरान, हाँ, जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना, उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में एंट्री की है। हाँ, और उन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की। तो मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर रही हूँ। और ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, मैं है ना। तो ये सच में आपको बहुत स्ट्रेंज लग सकता है। हाँ? या उन्होंने जाकर जो है ना वाकई में वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किए होंगे, लेकिन उन्होंने सोचा जरूर है। तो यहाँ पे लॉयल्टी वगैरह वो सारी कॉन्सेप्ट्स उनकी काम नहीं करती है। तो यहाँ उनसे रुका नहीं जाता है। इसको मैं चीटिंग भी नहीं बोलूंगी, लेकिन ऐसा होता है। 70% मेरे अपने मतलब फ्रेंड्स, हाँ, और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कैरेक्टर खराब है, ये बहुत अच्छे इंसान है। ये अपनी बीवियों के साथ है ना बहुत लॉयल है। आज अपनी फैमिली में बहुत प्यार से अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो पीरियड है ना 9 महीने का, उसमें वो डावाडोल हुए। तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती है, अलग अलग है ना कैपेसिटीज होती है। तो दो अलग अलग चीजों की आप तुलना नहीं कर सकते। तो जब आप चीजों को स्पष्टता से देखेंगे ना, तो आप उसको नैतिकता के नियमों के आधार पे और वो सब नहीं देखेंगे। तो एक शरीर है, एक जरूरत है, और इस तरह से ना आपके देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। तो आमतौर पे फिर जो बंदा आपको कैरेक्टरलेस लगेगा ना, वो आपको कैरेक्टरलेस नहीं लगेगा। पूरी आपकी दुनिया ही चेंज हो जाती है, पूरा आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है। लेकिन हम जो है स्थापित नियमों के इसमें से चीजों को देखते हैं, और इस तरह से चीजों को देखते हैं हम, और फिर सारा ही आपको मालूम है फिर दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम उदाहरण था, लेकिन ये हल्की फुल्की भी चीजों में है कि किस तरह से मैं अपने व्यूज को पकड़ के रखती हूँ। हम स्क्रीन शेयर करना स्टॉप कर सकते हैं विकास। तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि अपने ना डाउट और इनडिसीजन को देख सकते हैं। हाँ, उसके पीछे जो है आपके कौन से व्यूज काम कर रहे हैं। हाँ, और वो व्यूज कहाँ से आते हैं, और उसके ऊपर काम करके भी जो है ना आप अविद्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है ना आपको सच्चाई के संपर्क में नहीं आने देगी। हाँ, और अरहंत बनने का, बुद्धत्व प्राप्त करने का सीधा सीधा मतलब क्या होता है ना,
वास्तविकता को, रियलिटी को जैसे है वैसे देखना। क्योंकि बुद्ध का एक नाम जो है ना वो तथागत भी है ना, तथागत बोलते हैं उनको। और तथागत इसलिए उनको बोलते हैं क्योंकि उन्होंने तथता को देख लिया है। और तथता को देखने का मतलब होता है कि चीजों की रियलिटी को देखना, चीजों की वास्तविकता को देखना। और क्योंकि मैं और आप उसकी वास्तविकता को नहीं देखते, उसको हम दृष्टिकोणों में से देखते हैं, उसको हम उस काले चश्मे से देखते हैं और हम केवल अपने इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं और हमारे इंद्रियों की मर्यादाएं हैं। वहां पे क्या कहते हैं, मंगल ग्रह है लेकिन मैं नहीं देख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आंखों की देखने की एक क्षमता है। अभी मेरे को चश्मा लगा, इतनी सी दूरी का मुझे नहीं दिखता, तो मंगल ग्रह तो बहुत दूर की बात है। तो सिर्फ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज वहां पे नहीं है, वो बिल्कुल वहां पे है। लेकिन मेरी इंद्रियों की क्षमता है, लेकिन मेरी इंद्रियों की मर्यादाएं हैं, मेरी इंद्रियों की सीमित क्षमताएं हैं। ये जानते हुए भी मैं एकदम कट्टर रहती हूँ कि नहीं यही सच है। हाँ, जैसे इग्नोरेंस एंड क्लैरिटी के टाइम पे ही हमने ये एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो कि मोक्षसारा चेयर के ऊपर बैठी है और मोक्षसारा एकदम स्थिर है, मोक्षसारा एक ही जगह पे है कब से, है ना। लेकिन जब आप चौथी कक्षा में थे और पहली बार आपने भूगोल पढ़ा होगा, चौथी कक्षा में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा कि यार पृथ्वी जो है ना अपने इर्द गिर्द चक्कर लगा रही। तो अगर मेरी चेयर जो है वो पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी अगर चक्कर लगा रही है तो मैं कैसे स्थिर हो सकती हूँ यार? इस वक्त भी मैं चक्कर लगा रही हूँ, इस वक्त आप भी चक्कर लगा रहे, लेकिन क्या हो रहा है ना, हम सब एक साथ चक्कर लगा रहे हैं ना। तो आप हमेशा मेरे सामने हो, मैं हमेशा आपके सामने हूं, तो मेरा चक्कर लगाना आपको समझ में नहीं आता है, आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपकी इंद्रियों की मर्यादाएं हैं, क्षमताएं हैं। तो आप इस झूठ को सच मान रहे हैं कि इस वक्त मैं स्थिर हूं, इस वक्त मैं स्थिर हूं, ये बिल्कुल सच नहीं। इस वक्त आप स्थिर हो, ये बिल्कुल सच नहीं है। हम पृथ्वी के ऊपर हैं और चौथी कक्षा से मैं पढ़ते आ रही हूँ कि पृथ्वी अपने इर्द गिर्द घूमती है और अगर वो घूम रही है तो इस वक्त मैं भी घूम रही हूँ। फिर चौथी कक्षा में मैंने ये पढ़ा तो मैं एक्चुअल में ऐसे घूम रही हूँ पूरा, है ना। तो लेकिन वो दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन आप और ये इस झूठ को आप सच मान रहे हैं कि मैं स्थिर हूं, जबकि मैं मूवमेंट में हूँ, गति में हूँ। और चौथी ही क्लास में हमने फिर से ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी जो है वो सूरज के भी इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो मैं ना केवल इस तरह से घूम रही हूँ, मैं ना केवल इस तरह से घूम रही हूँ, लेकिन मैं इस तरह से भी घूम रही हूँ। लेकिन आपकी इंद्रियों की क्षमता है, आपकी इंद्रियों की मर्यादाएं, और आपकी इंद्रियों की क्षमताएं और मर्यादाएं जो है उसमें से आप जो है वो मुझे नहीं देख पाए और इस झूठ को आप सच समझते। यही किस्सा है। हम अपने इंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी को ही सच समझते, वो अविद्या है। और उसके परे जाकर हमें देखना है, हमको रियलिटी को, वास्तविकता को वास्तविकता के तौर पे देखना है। और जब आप वास्तविकता को वास्तविकता के तौर पे देखने लगोगे, जब आप तथता को देखने लगोगे, तब आप बोल सकते हो कि मैंने जो है वो जो दरवाजे की कड़ी है उसको अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक दिया है। उस अनुसया को, उस लैटेंट टेंडेंसी को जो है मैंने अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंक दिया। और जब उसको फेंक दिया
है ना, आपने 10-20% अपना पेट्रोल कम कर दिया, तो फिर वो जो एंटहिल में लगी हुई आग है, हाँ, वो कैसे होगी, कम होगी या ज्यादा होगी? वो जो बारूद है, वो जो बाम्बी है, उसमें लगी हुई जो आग है, इसको जब निकाल के फेंक दोगे आप, तो कैसे, तो इसको कैसे निकालना है, इसके 2 तरीके मैंने आपको बताए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये 2 ही तरीके हैं, और एक तरीका है ना, कि जिसमें आप सिस्टमेटिकली, है ना, पद्धतिबद्ध तरीके से जो है अविद्या को कम कर सकते हो। और वो फिर से है कि आपको प्रज्ञा को विकसित करना है, और फिर प्रज्ञा को विकसित करने का और एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक फॉर्मूला बताया गया है कि आपको श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा को विकास करके प्रज्ञा को विकसित करना है। तो आपको सच को बार बार सुनना है, आपको सुनना है, आपको समझना है, जितनी जानकारी आप ले सकते हैं उतना जानकारी आपको इकट्ठा करनी है, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि उसके ऊपर आपको सोचना है, रिफ्लेक्शन करना है, चिंतन करना है। हा? और जब आपने जानकारी इकट्ठा कर ली किसी एक चीज के बारे में, कि यार टमाटर और प्याज की तुलना की जा सकती है क्या, तो फिर उसके विषय में जानकारी इकट्ठा करो कि टमाटर और प्याज की तुलना की जा सकती है क्या, टमाटर क्या होता है, प्याज क्या होता है, जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं उसको श्रुतमय प्रज्ञा बोलते हैं। सुनना, पढ़ना, खोजना, जो भी है इकट्ठा करना। हाँ, और फिर उसके बाद में आप फिर उसके विषय में चिंतन करो कि क्या वाकई में इन दोनों की तुलना की जा सकती है क्या, अभी इसका ये है, इसका ये है। और फिर जो आपका चिंतन कहता है कि हाँ तुलना की जा सकती है, तो फिर उसको एक्शन में उतारो और तुलना करो। और अगर आपका चिंतन मतलब आपका एनालिसिस, आपका इन्वेस्टिगेशन आपको ये कहता है कि कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती है, तो फिर उसको एक्शन में उतारो कि तुलना मत करो। उसको बोलते हैं भावना में प्रज्ञा। भावना में प्रज्ञा का अर्थ ये होता है कि चिंतन में प्रज्ञा में जो भी आपके इन्वेस्टिगेशन में, जो भी आपके जांच पड़ताल में, जो भी आपके विश्लेषण में निष्कर्ष निकला है, उस निष्कर्ष को फिर एक्शन में उतारना है, ये भावना में प्रज्ञा। तो फिर इस तरीके से भी कि शुद्ध में प्रज्ञा का विकास करके, चिंतन में प्रज्ञा का विकास करके, भावना में प्रज्ञा का विकास करके भी जो है आप प्रज्ञा को विकसित कर सकते हो, और अविद्या को जो है वो, अविद्या को जो है वो कम कर सकते हो। तो ये कर सकते हैं हम। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी, अगर आपकी ओर से कुछ आ रहा है क्लैरिटी के लिए वो मैं सुनना चाहूंगी, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। इसमें अगर और ज्यादा स्पष्टता की आवश्यकता है तो वो हम देखेंगे, नहीं तो फिर हम आगे जा सकते हैं कि दूसरा जो वहां पे चीज मिला था आगे खोदते हुए, तो एक मेंढक मिला हुआ था, फूला हुआ, मरा हुआ, और फिर वो सुमेध ने जो है वापस उसको दिखाया था कि मेंढक मिला है मुझे, और फिर से उसको बताया गया था वो दिव्य पुरुष ने या दिव्य व्यक्ति ने कि इस मेंढक को भी जो है तुम्हें तुरंत ही बाहर फेंक देना है। तो वो क्या है, इसको देखने की और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे रुक जाएंगे हम। मैं सिर्फ 1-2-3 सेंटेंस में बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर रही हूँ कि जो एंटहिल हमको मिला था, है ना, वो दिन में जल रहा है,
और वो रात में धुआं निकल रहा है ना। तो उसका रात को धुआं निकलने का मतलब क्या है ना, कि आपकी जो लैटेंट टेंडेंसीज है, आपकी जो सुप्त प्रवृत्तियां है, आपकी जो अनुसया है, वो कार्य कर रही है। हाँ, और वो अनुसया रात भर जो है वो कार्य कर रही है, वो धुआं निकलने की वजह से वो आग को पूरी तरह से बुझने नहीं दे रही है, और फिर दोबारा जो है वो दिन में आग जो है वो जलते रहती है। हाँ, तो अगर हमें अपने एंटिल को बुझाना है तो हमें इन सुप्त प्रवृत्तियों को निकालना है। तो जब वो एंटिल खोदा जा रहा था, जब वो वारुण, वो बाम्बी, वो चींटियों का घर जब खोदा जा रहा था, तो उसमें से सबसे पहले क्या निकला था? दरवाजे को लगाने वाली कड़ी। और फिर हमने ये देखा कि दरवाजे को लगाने वाली कड़ी मतलब क्या है? अविद्या है। तो अविद्या क्या है, इसको हम बहुत गहराई से नहीं देख पाए, क्योंकि वो हम अविद्या और प्रज्ञा की पढ़ाई में हम सब बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ये शाश्वतवाद, उच्छेदवाद, अंतर्ग्रह दृष्टि क्या है, लोभ, द्वेष, मान, हर चीज को हमने बहुत डिटेल में देखा था। तो यहाँ पे फिर हमने ज्यादा फोकस किस बात पे किया ना, कि फिर इसको दूर कैसे करना है। तो फिर इसको दूर करने के लिए फिर हमने तरीके देखे। या तो सिर्फ ये जीवन तक ही आपको देखना है, तो व्यवहारिक ज्ञान को हमें, व्यवहारिक प्रज्ञा को हमें विकसित करना है, जिसके लिए हमें कुशल और अकुशल का फर्क पहचानना है ना। कर्म नियम को जानना है, कृति का परिणाम है ये देखना है, लेकिन हर जो घटना घटी है उसका कारण है ये भी देखना है। तो ये देखने की हमें आदत लगानी है। हाँ, तो ये व्यवहारिक प्रज्ञा भी अगर आप निर्मित करते हैं तो भी अविद्या जो है वो कम हो सकती है। दूसरा, इससे भी आगे आपको जाना है, हाँ, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत। तो फिर आपको अविद्या को कम करने के लिए जागृति के 5 पहलुओं को विकसित करना पड़ेगा। और ये तरीका वो होता है कि कीचड़ भरा ग्लास अगर खाली करना है तो उसमें साफ पानी डालते रहना है। तो अविद्या के अगेंस्ट अगर हम प्रज्ञा को विकसित करते रहेंगे तो अविद्या अपने आप ही आपके अंदर से चली जाएगी। फिर हमने ये भी देखा कि अगर ये भी तरीका आपके काम में नहीं आता या आपके स्वभावानुरूप नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से अविद्या के वृक्ष का विकास होता है, और फिर उस वृक्ष को किसी भी स्तर से आप काटना शुरू कर सकते हैं और अंत तक वो अविद्या की जड़ तक जा सकते और फिर उसको नष्ट कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपका डाउट एंड इंडिसीजन है, कहाँ पे आपका संदेह और अनिर्णय की अवस्था है, आपके अंदर विचिकित्सा कहाँ काम कर रही है। हाँ, और फिर वो विचिकित्सा के पीछे आपके कौन से दृष्टिकोण काम कर रहे हैं। हाँ, उन दृष्टिकोणों के पीछे कौन सा मूल क्लेश काम कर रहा है। हाँ, लोभ है या द्वेष है या तुलना कर रहे हैं आप, तो कौन सा मूल क्लेश काम कर रहा है। उस मूल क्लेश के पीछे आपका स्व के विषय में कौन सा दृष्टिकोण है। क्या आप ये मानते हैं कि आप और दुनिया अलग है, आप और दूसरा बंदा अलग है। हाँ, अगर वो आप मानते हैं तो फिर अविद्या है। तो सबसे पहले आपको वो स्व का जो दृष्टिकोण है वो तोड़ना पड़ता है, सत्काय दिट्ठी को आपको तोड़ना पड़ता है। हाँ, तो वहां से भी आप अविद्या को नष्ट कर सकते हैं, अपने अंदर से निकाल के फेंक सकते हैं। चलो, ये भी तरीका मुश्किल लगता है, तो फिर और एक तरीका है ना, कि थोड़ा थोड़ा करके, है ना, प्रज्ञा को विकसित करो। फिर एक बार प्रज्ञा अगर विकसित होगी तो अविद्या अपने आप ही नष्ट हो जाती है। हाँ, वही ग्लास जैसा ही। तो इसमें आपको क्या करना है ना, कि जानकारी इकट्ठी करनी है। हाँ, श्रुत में प्रज्ञा, जहाँ पे भी आपका अनिर्णय है, दुविधा है ना, भावुकता है, अकड़ है ना, तो वहां पे आपको ना उससे जुड़ी हुई ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी इकट्ठा करना है। हाँ, श्रुत में प्रज्ञा। फिर वो धम्म के बारे में हो सकती है या आपका व्यवहारी है ना, बैंक में अकाउंट कैसे खोलते हैं, है ना, बंद पड़ा एटीएम चालू कैसे करते हैं, कुछ भी। और जब आप जानकारी पूरी तरह से इकट्ठा करते, जब जानकारी इकट्ठा कर रहे, जब सुन रहे तब सिर्फ सुनो, पढ़ रहे तो सिर्फ पढ़ो, तब सोचते मत बैठो। जब आपका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कलेक्ट हो जाता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करो। हाँ, उसकी जांच पड़ताल करो।
उसका विश्लेषण करो, हाँ, उसको सवाल पूछो, इस इंफॉर्मेशन को, हाँ, उसकी हर बारीकी को जांचो। इसको चिंतन में प्रज्ञा बोलते हैं। और चिंतन में प्रज्ञा होने के बाद आप जब उसको पूरी तरह से खंगाल लोगे, हाँ, इसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लोगे, तो फिर उसमें से आपका जो कंक्लूजन निकलेगा, उसको अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे जांचो, उसको प्रैक्टिस में फिर उतारो, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अगर आपको तुलना में समझ में आता है, जब आपने डेटा कलेक्ट किया है, जब आपने सारी जानकारी इकट्ठा की है, सब कुछ आपके पास अभी मौजूद है, जब आपने उसका परीक्षण किया है, जब आपने उसका विश्लेषण किया है, और तब जब आपका विश्लेषण कहता है कि स्त्री और पुरुष में तुलना नहीं हो सकती, हाँ, और स्त्री और पुरुष ना कोई किसी से छोटा है ना कोई किसी से बड़ा है, तो फिर उसको बर्ताव में उतारो, उसको अपने जीवन का हिस्सा बना। हाँ, फिर ये सारे चीजें अपने घर में से बंद कर दो, हाँ, कि पति के खाए बिना पत्नी खाना नहीं खाएगी, या पत्नी ही खाना बनाएगी, पति नहीं खाना बनाएगा, क्योंकि फिर उसको प्रैक्टिस में उतारना है। नहीं तो फिर सिर्फ इंटेलेक्चुअली आपने प्रूफ कर दिया और फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप, तो वो अविद्या कहीं ना कहीं गहराई में अभी भी आपके काम में काम कर रही है आपके अंदर, हाँ, क्योंकि फिर आप क्यों किचन में जाके खाना नहीं बना पा रहे, क्यों मतलब वो काम नहीं कर पा रहे जो काम समाज में औरतों के काम माने जाते हैं, या औरतों के लिए भी, हाँ, कि क्यों आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो समाज में पुरुषों के काम माने जाते हैं। अगर आपका निष्कर्ष ये कहता है कि स्त्री और पुरुष की तुलना नहीं हो सकती और स्त्री और पुरुष बराबर हैं, तो फिर क्यों आप वो काम नहीं कर सकते जो पुरुषों के काम माने जाते हैं? और अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपने सिर्फ यहाँ से अविद्या को नष्ट किया है, लेकिन बहुत गहराई में आप अभी भी अविद्या को मानते हैं और उसको आपने फेंका नहीं। मैं शिविरों में जाती हूँ, बहुत सारे ना ऑर्डर मेंबर्स भी हैं, महिला ऑर्डर मेंबर्स कम है, पुरुष ऑर्डर मेंबर ज्यादा है। कभी कभी किसी शिविर में ना ऐसा होता है ना, सारे पुरुष ऑर्डर मेंबर आते हैं और फिर एक आधी महिला ऑर्डर मेंबर रहती है, हाँ, लेकिन उसको हिचकिचाहट होती है कि पुरुषों के साथ उनके टेबल पे जाके खाना खाने के लिए। ऑर्डिनेशन आपको तब मिलती है जब आपका परिणाम कारक शरण गमन है, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट होती है, हाँ, कि 10 पुरुष ऑर्डर मेंबर है और मैं अकेली महिला ऑर्डर मेंबर हूँ, तो या तो मैं अलग टेबल पे अकेले खाना खाते बैठती हूँ, या तो फिर कोई मेरे टेबल पे आके मेरे साथ खाना खाए, तो वो होता है। तो यहाँ हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हमें खुद को हिचकिचाहट होती है। तो क्या हुआ है ना, श्रुत में प्रज्ञा हो गई है, हाँ, चिंतन में प्रज्ञा हो गई है, हाँ, लेकिन उतने ही कॉन्फिडेंस से, अगर उतने ही डेयरिंग से मैं बराबरी का व्यवहार खुद ही नहीं कर पा रही हूं, तो भावना में प्रज्ञा नहीं हुई है। दूसरे क्या करेंगे ये मेरा कंसर्न नहीं है, हाँ, तो अविद्या फिर कहीं ना कहीं अभी भी फिर मेरे अंदर काम कर रही है। तो ये इतना आसान नहीं है। धम्म जीवन युद्ध के क्लास में मैं हमेशा बोलती हूँ, धम्म जीवन ये लेचे पेचे लोगों का काम नहीं है, ये ना बहुत बहादुरी का, बहुत होशियार लोगों का, बहुत इंटेलेक्ट का काम है। धम्म जीवन सच में लेचे पेचे लोगों का काम नहीं है।
इसके लिए बहुत बहादुरी लगती है, बहुत ताकत लगती है, और ये सारी ताकत धम्म ही देता है, ये रियलिटी देती है, ये ट्रुथ देता है। उस दिन किसी ने पूछा था ना सवाल, लोग आपको उपयोगिता की दृष्टि से देखे तो क्या करें? तो देखने दो ना, आप मत मानो ना उस चीज को ऐसे। तो वो उसके अगेंस्ट स्टैंड लेके खड़ा रहना, उसको डील करना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि आप वहां पे आप क्लियर हो ना, आपके अंदर क्लैरिटी है कि वो अज्ञान में है, वो अविद्या में है, और वो अविद्या में होने की वजह से वो आपको उपयोगिता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वो आपकी खूबसूरती को नहीं देख पा रहे, लेकिन उसको आप नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ये आपका होता है कि मैं कैसे देख, मैं क्यों मानूं, उसने कह दिया तो क्या मैं उपयोगिता की चीज बन गई की? तो मैं जब तक नहीं मानती हूँ तब तक मैं नहीं हूँ उपयोगिता की चीज, तो वो कैसे भी देखे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, लगभग 10 बज ही गए हैं। तो मैंने रिवाइज किया, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे पता है बहुत ज्यादा और भी एक्सप्लोरेशन की जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा हम इसको टाइम नहीं दे पाएंगे, और यहाँ पे जो है हम रुक जाएंगे, और कल वाकई में जो है वो मेंढक क्या है उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप सोचिए, और फिर कल हम यहाँ से आगे जाएंगे। तो फिर एक बार अपनी टेक्निकल टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी, जयदीप को भी, सुशील को भी, आज मेन विकास होस्टिंग का काम कर रहा था, विकास को भी, सो थैंक यू। और हम जो है मीटिंग अभी एंड कर देंगे। तो विकास, मीटिंग हम अभी एंड कर सकते हैं। तो कल हम फिर से मिलेंगे 8 बजे, जो यूट्यूब चैनल पे भी और जूम पे भी। सभी को शुभ रात्रि और नमो बुद्धाय। गुड नाइट।